नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। असम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहुंचते ही विवाद शुरू हो गया है। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री होने का आरोप लगाया, वहीं असम पुलिस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। असम पुलिस ने यात्रा मार्ग से भटकने और दूसरे मार्ग पर चलने का आरोप लगाया है। यात्रा रूट के कथित उल्लंघन करने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा और इसके आयोजक केबी बाइजू के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस पर कांग्रेस ने असम सरकार पर यात्रा में व्यवधान डालने का आरोप लगाया। पुलिस ने कहा कि जब यात्रा गुरुवार दोपहर जोरहाट शहर से गुजरी तो रैली आयोजक कथित तौर पर निर्धारित मार्ग से भटक गए और उन्होंने एक गैर निर्धारित मार्ग ले लिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने आगे कहा कि मार्ग में अचानक बदलाव के कारण व्यवधान हुआ। केबी बाइजू और अन्य सहित आयोजकों ने कथित तौर पर भीड़ को यातायात बैरिकेड तोड़ने के लिए उकसाया और ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारियों पर हमला किया। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर एफआईआर के बाद विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने पीटीआई से कहा कि एफआईआर यात्रा से पहले अनावश्यक बाधाएं पैदा करने की एक चाल है। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी पॉइंट पर ट्रैफिक डायवर्जन के लिए कोई पुलिस नहीं थी, निर्धारित मार्ग बहुत छोटा था और हमारी एक बड़ी सभा थी, इसलिए हमने केवल कुछ मीटर के लिए चक्कर लगाया। हेमंत बिस्वा शर्मा यात्रा की सफलता से डरे हुए हैं और पहले दिन और अब इसे पटरी से उतारना चाहते हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी असम की बीजेपी सरकार पर यात्रा में व्यवधान डालने का आरोप लगाया। जयराम रमेश ने पत्रकारों से कहा कि असम की बीजेपी सरकार ये कोशिश कर रही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल ना हो, जिसके लिए कई बाधाएं हमारे सामने खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि असम के युवा, महिलाएं और सभी वर्ग के लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संदेश सुनेंगे और साथ देंगे। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को सरकार द्वारा आवंटित दिल्ली का बंगला खाली कर दिया। महुआ मोइत्रा पिछले साल दिसंबर में लोकसभा से निष्कासित कर दिए जाने के बाद सांसद नहीं रहीं। उनको बंगला खाली करने को कहा गया था। मंगलवार को तो बेदखली का नोटिस दे दिया गया था। महुआ ने बेदखली नोटिस के खिलाफ अदालत का रुख किया था, लेकिन गुरुवार को उनको दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और उन्हें सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा था। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग के सवाल पर पत्रकारों से बात की। जब सीट शेयरिंग के बारे में पूछा गया तो वो पत्रकारों से बोले, बीजेपी कितनी सीट पर चुनाव लड़ रही है? एनडीए में क्या सीट शेयरिंग तय हो गया है? आपकी चिंता यहाँ क्यों होती है, वहाँ क्यों नहीं होती है? हमारे बीच की बात है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग सम्मानजनक सीटों पर लड़ेंगे। जदयू जहाँ लड़ रही है वहाँ आरजेडी भी लड़ रही है। जदयू हमारे साथ है, हम जदयू के साथ हैं। ये चुनाव महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। नीतीश जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। मणिपुर हिंसा में 5 और लोगों की जान चली गई है। सशस्त्र हमलावरों के हमले में 2 पुलिसकर्मियों के मारे जाने के एक दिन बाद गुरुवार को मणिपुर में गोलीबारी की 2 अलग अलग घटनाएं हुई। इसमें मैतेई समुदाय के 5 लोग मारे गए। इसके अलावा मणिपुर में म्यांमार के आतंकवादियों की उपस्थिति की भी खुफिया जानकारी सामने आई है और सतर्क किया गया है कि वे सुरक्षा बलों पर हमला कर सकते हैं। हालांकि अभी तक विदेशी आतंकवादियों की संलिप्तता के कोई सबूत नहीं मिले हैं। कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने पार्टी प्रवक्ता आलोक शर्मा को नोटिस भेजा है। आलोक शर्मा को ये नोटिस पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने को लेकर मिला है। उन्हें 2 दिनों के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। पार्टी की तरफ से आलोक शर्मा को ये नोटिस महासचिव कम्युनिकेशन जयराम रमेश के निर्देश पर मिला है। नोटिस में कहा गया है कि पार्टी के वरिष्ठ पद पर होने के बाद भी आपने न सिर्फ आधारहीन और भड़काऊ बयान दिए, बल्कि पार्टी और उसके वरिष्ठ नेताओं को कमतर दिखाने की कोशिश की। दरअसल एक चैनल को दिए इंटरव्यू में आलोक शर्मा ने कहा किस तरह से कमलनाथ ने हवाई जहाज में एक महिला पत्रकार को इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण था और पार्टी ने भी उस पर सवाल उठाया था। मुझे नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है। वो व्यक्ति कमलनाथ हैं और पिछले 5-6 सालों में उनके जैसे क्रियाकलाप रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कहीं उनके बीजेपी से साठगांठ तो नहीं है, कहीं वो चाहते तो नहीं थे कि कांग्रेस की सरकार ना आए। अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की नई मूर्ति स्थापित कर दी गई है। ये अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई रामलला की 51 इंच लंबी मूर्ति है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के पहले गुरुवार को मूर्ति की स्थापना शुभ समय दोपहर 1:28 पर की गई। केंद्र सरकार के बाद अब ओडिशा सरकार ने कहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के आयोजन को देखते हुए राज्य सरकार के सभी कार्यालयों को दोपहर 2:30 बजे तक बंद रखा जाएगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि 22 जनवरी को राम मंदिर के आयोजन को देखते हुए केंद्र सरकार के सभी दफ्तरों में हाफ डे रखा गया है। डीएमके नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि उनकी पार्टी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के खिलाफ नहीं है।
बल्कि एक मस्जिद ढहाकर मंदिर बनाने के खिलाफ है। गुरुवार को उदयनिधि ने चेन्नई में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, एम करुणानिधि ने कहा था कि डीएमके किसी धर्म विशेष या आस्था के खिलाफ नहीं है। उन्होंने 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने की घटना का जिक्र करते हुए कहा, हमें वहां मंदिर बनने से कोई समस्या नहीं है। हम मस्जिद को ध्वस्त करने के बाद मंदिर बनाने से सहमत नहीं हैं। उदयनिधि ने कहा, हमारे कोषाध्यक्ष पहले ही कह चुके हैं कि अध्यात्म और राजनीति को एक साथ मिलाना गलत है। ताजा वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट में देश में शिक्षा की स्थिति को लेकर चौंकाने वाले कई आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 14 से 18 साल की उम्र के लगभग 26% बच्चे अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में कक्षा 2 के स्तर का पाठ्यक्रम भी ठीक से नहीं पढ़ सकते हैं। इसी आयु वर्ग में कम से कम 42% छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं। ये रिपोर्ट एनजीओ प्रथम फाउंडेशन ने जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक 14 से 18 साल के कुल 86.8% बच्चों ने स्कूल या कॉलेज में दाखिला ले रखा है। हालांकि जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्कूल कॉलेज में इनका नामांकन भी कम होने लग जाता है। फिलहाल स्कूल या कॉलेज में दाखिला नहीं लेने वाले 14 साल तक के बच्चों का आंकड़ा 3.9% है। 16 साल के बच्चों में यह आंकड़ा 10.9% है और 18 साल के बच्चों में 32.6% है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में 14 से 18 साल के 76.6% बच्चे दूसरी कक्षा का पाठ्यक्रम पढ़ सकते थे, जबकि 2023 में आंकड़ा कम होकर 73.6% पर आ गया है। हालांकि 2017 में अंकगणित में 39.5% छात्र तीसरी चौथी स्तर के विभाजन के सवालों को हल करते थे, वो अब बढ़कर 43.3% हो गया है। अभी भी आधे से अधिक छात्र 3 और 1 अंक की संख्या के विभाजन को हल नहीं कर पा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत मालदीव संबंधों पर बातचीत की है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के 15 मार्च तक वहां से भारतीय सैनिकों की वापसी के आह्वान के बाद संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। हालांकि इसके बावजूद दोनों देशों के मंत्रियों ने बातचीत में आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। ईरान और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। इस बीच ये समझ लेते हैं कि कौन अधिक ताकतवर है। क्या भविष्य में किसी भी ईरानी आक्रमण को विफल करने के लिए पाकिस्तान के पास समान सैन्य ताकत है? विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान के पास बेहतर मारक क्षमता और हथियार हैं। पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न है, यही उसकी प्रतिरोधक क्षमता और रणनीतिक बढ़त है। विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि ईरान के प्रॉक्सी उसकी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। ईरान मामलों के जानकार फराज नकवी कहते हैं उसके कई प्रॉक्सी मध्य पूर्व और अफगानिस्तान में फैले हुए हैं। ऐसे में ये हथियार से हथियार की तुलना नहीं है, ये क्षमता के बारे में है। यदि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न है तो ईरान के पास दुनिया में सबसे अच्छे प्रॉक्सी हैं। पाकिस्तान की ईरान से लगती करीब 900 किलोमीटर लंबी सीमा है। सलमान जावेद को लगता है कि अब पाकिस्तान को अपनी दक्षिण पश्चिमी सीमा की अधिक मुस्तैदी से सुरक्षा करनी होगी। ईरान ने पाकिस्तान में मिसाइलों से हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने भी पलटवार करते हुए ईरान में मिसाइलें दाग दी। हाल के दिनों में लाल सागर में भारतीय जहाज पर हुए हमले के बाद ईरान और पाकिस्तान के एक दूसरे पर हमले ने इस उपमहाद्वीप और खाड़ी की सुरक्षा के आपस में जुड़े होने की बात को सामने ला दिया है। इंडियन एक्सप्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार सी राजा मोहन के एक विश्लेषण को अखबार में जगह दी है, जिसमें वो कहते हैं कि लंबे वक्त से भारतीय उपमहाद्वीप और खाड़ी के बीच की भू राजनीति आपस में जुड़ी रही है, लेकिन ईरान और पाकिस्तान के इन हमलों के बाद अब ये दोनों क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक दूसरे के लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे। इस लेख के अनुसार चाहें या न चाहें, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान मध्य पूर्व में आए इस अस्थिरता के भंवर में और गहराई तक फंस सकते हैं। उपमहाद्वीप और खाड़ी की सुरक्षा चिंताएं आपस में किस तरह जुड़ी हैं, इस लेख में इसके 5 कारक गिनवाए गए हैं। सी राजा मोहन के अनुसार इस पूरे मामले में एक कारक खुद बलूचिस्तान का पूरा इलाका है, जो खाड़ी देशों और दक्षिण एशिया के बीच अहम कड़ी का काम करता है। इस इलाके में चीन की मौजूदगी भारत के लिए चिंता का विषय है। वो लिखते हैं कि पारंपरिक तौर पर भारत यहाँ 2 पक्षों से जुड़े मामलों में तटस्थ रहने की कोशिश करता रहा है, लेकिन वक्त के साथ मध्य पूर्व में भारत के आर्थिक और सुरक्षा लिहाज से हिस्सेदारी बढ़ी है। ऐसे में वो हमेशा तटस्थ रहने का रुख नहीं अपना सकेगा। इसका एक उदाहरण इस बात से मिलता है कि हाल के दिनों में जब लाल सागर और अरब सागर में समुद्री मार्ग पर हूती विद्रोहियों के हमले हुए, तो भारत ने अपने जहाज़ों की सुरक्षा के लिए अपने युद्धपोत अरब सागर में तैनात कर दिए। पाकिस्तान और ईरान का एक दूसरे के इलाकों में हमला करना इस पूरे इलाके के बदलते हालात की तरफ इशारा करता है। ऐसे में मध्य पूर्व में सुरक्षा को लेकर भारत को भी
पहले के अपने रुख को बदलने की जरूरत पड़ सकती है। देश के शिक्षा मंत्रालय ने बच्चों की पढ़ाई को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके अनुसार अब कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के छात्रों को दाखिला नहीं दे सकेंगे। अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी रिपोर्ट के अनुसार अब कोचिंग सेंटर छात्रों से अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे भी नहीं कर सकेंगे। देश में बेतरतीब तरीके से निजी कोचिंग संस्थानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उनके नियमन के लिए और उन्हें कानूनी ढांचे में ढालने के लिए सरकार ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कोई भी कोचिंग सेंटर ऐसे टीचरों को नियुक्त नहीं करेगा जिसकी योग्यता ग्रेजुएशन से कम हो। कोचिंग संस्थान अच्छा रैंक दिलाने जैसे भ्रामक वादे छात्रों के अभिभावकों से नहीं कर सकते। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली प्रिजन रूल्स 2018 में अहम संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब दिल्ली की जेलों में बंद वो कैदी जिसकी उम्र 70 साल से अधिक है और जिन्होंने अपनी सजा का आधे से ज्यादा हिस्सा जेल में काट लिया है, उन्हें समय से पहले रिहा किया जा सकेगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।